ACF पेपर 2 रसायन विज्ञान के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है और परमाणु संरचना से संबंधित बातों के ऊपर हमने चर्चा किया था। आज की क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और कैसे हमें पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हो रही है, क्योंकि हमें कोई चीज़ें दिखाई तो देती नहीं है मगर कुछ ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उससे, जो इफेक्ट हमें बताते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटित हो चुकी है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर हम बात करते हैं। एक बार पुनः मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से छोटे परमाणु या अणु आपस में मिलकर दो या दो से अधिक या एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की चीज को, इस प्रकार की घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हम। चूंकि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कब कहलाती है, जब अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बंध का निर्माण होता है, बंधन बनते हैं। चाहे वो बंधन आपके आयनिक बंध हो, चाहे वो सहसंयोजी बंध हो। मैटर ये नहीं है, मैटर ये करता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण जो बंध बनते हैं या बंध जो टूटते हैं, यही प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हालांकि हमारे पास एक और अभिक्रिया होती है नाभिकीय अभिक्रिया। तो नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो अभिक्रिया हो रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में जो अभिक्रिया हो रही है, वो नाभिकीय अभिक्रिया है। मगर नाभिक को छोड़कर केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से जो अभिक्रिया हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई एक वस्तु A है, कोई एक पदार्थ हमारे पास B है, ये दोनों मिलकर कोई तीसरा पदार्थ C और D का निर्माण कर रहे हैं। यह बहुत छोटी सी बात है कि A और B ये दो ऐसे वस्तु हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो इसमें ट्रांसफर होगा या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि ट्रांसफर करेंगे तो आयनिक बंध बनेगा और यदि शेयर करेंगे तो सहसंयोजी बंध बनेगा। इसके फलस्वरूप दो या दो से अधिक या एक पदार्थ का निर्माण जो हो रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मगर ये रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या क्यों इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ता है। पिछले क्लास में हमने देखा था टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने अष्टता को पूर्ण करने के लिए, अर्थात प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन स्थायित्व ग्रहण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूर्ण करना चाहता है। और उसके लिए यदि उनके बाह्य कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं। जिनके बाह्य कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने के कारण बंध बन रहा है। ये पहली बात हुई। दूसरा जो चीज है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ना तो ये दे सकते ना तो ले सकते हैं, तो 4 वाला किसी अन्य के साथ में क्या करता है, शेयर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि शेयर 5, 6 और 7 वाले नहीं करते हैं, ये भी शेयर करते हैं। अलग अलग कंडीशन है, इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे। मगर एक सामान्य रूप से समझने के लिए कि ऐसे परमाणु जिनके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। जैसे कि जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 5 लेने वाले को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 ले सकता है उसे दे रहा है। और एक का बंध बनता है किसके साथ, 7 वाले के साथ में। ये एक सामान्य रूप में है। और भी बंधन बनते हैं, हमें सिर्फ एक सामान्य समझने की अवधारणा के लिए। तो इस स्थिति में क्या होता है, जिसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसे, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 ने 3 ले लिया तो कितने हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस बाह्य कोश में 0 इलेक्ट्रॉन हुए, अर्थात उसके अंदर के कोश में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी हुई है 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपने अष्टता को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजन से जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, घटित होता है, इसी घटना को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब बात यह आती है कि रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा में जैसे मैंने बोला 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 1, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इनके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 प्रकार में विभाजित किया गया है।
ये जो 5 प्रकार है विभाजन के, इसका पहला प्रकार जो होता है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाऊं, हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दावली का प्रयोग करूं। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर या दो से अधिक छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर, जैसे इनका फॉर्मेट कैसा रहता है, इसका फॉर्मेट रहता है A+B, ये मिलकर क्या किसका निर्माण कर रहे हैं, C का। अर्थात देखिए दो छोटे छोटे परमाणु आपस में मिले और एक तीसरा नया परमाणु, कोई बड़ा परमाणु बना रहे हैं। अर्थात जो छोटे छोटे परमाणु जो क्रिया कर रहे हैं, इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है अभिकारक या रिएक्टेंट कहा जाता है, और ये जो होता है इसको बोला जाता है उत्पाद या इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ये इस तरीके से। तो अभिकारक जो होते हैं, इंडिविजुअल जो अभिकारक होते हैं, अलग अलग जो रिएक्टेंट होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। ये दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, अर्थात इसका परमाणु इन दोनों के परमाणु की तुलना में बड़ी होगी। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का या एक बड़े यौगिक का अणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यदि इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका उदाहरण क्या है, बहुत सिंपल उदाहरण है। एक सही अभिक्रिया होने के लिए जो ताप और दाब चाहिए, तो उसमें उस कंडीशन को हम एज्यूम करते हैं कि वैसा कंडीशन निर्मित है, और उस स्थिति में यदि कार्बन अर्थात कोयला, यदि उसका दहन होता है अर्थात ऑक्सीजन के साथ उसने अभिक्रिया किया, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए कार्बन एक छोटा परमाणु है, ऑक्सीजन का ये अणु की हम बात कर रहे हैं, एक छोटा अणु है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसका जो आकार है इन दोनों से क्या है, बड़ा है। हमने देखा दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बना रहे हैं, अर्थात ये दोनों संयोजित हो रहे हैं, ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, और कंबाइंड होने के फलस्वरूप एक बड़ा अणु का निर्माण किए। तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रिया आप देखते हैं, अभिक्रिया को देखते ही समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट के साइड में ज्यादा कंपोनेंट है, प्रोडक्ट की तरफ में यदि कम कंपोनेंट यदि आपको दिखते हैं, कम तत्व आपको दिखते हैं, कम पदार्थ आपको दिखते हैं, इसका मतलब वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। ये पहला था। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया जो है वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया का तात्पर्य है कि एक बड़ा परमाणु या एक बड़ा अणु अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु या परमाणुओं में टूटने की घटना, अर्थात इसका जस्ट अपोजिट होना। इसका मतलब यह है कि कोई एक पदार्थ A है, ये दो या दो से अधिक चीजों में टूट रहा है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। यहाँ अभिकारक की तरफ दो पदार्थ हैं और प्रोडक्ट में एक है, तो अर्थात दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना। इसकी हम बात करते हैं, अभिकारक एक है और प्रोडक्ट दो हैं, अर्थात एक बड़ा अणु मिलकर क्या बन रहा है, दो छोटे छोटे परमाणु बन रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका उदाहरण है जैसे चूना पत्थर जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर इसको बोला जाता है। इस चूना पत्थर को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये त्रिभुज का निशान लगा रहा हूं, ये तापमान में परिवर्तन को बताता है, और तापमान में ये पॉजिटिव चेंजेस को बता रहा है, अर्थात तापमान को हम बढ़ा रहे हैं। तो CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 में क्या हो जाता है, चेंज होता है। ऐसे यदि आप बात करेंगे तो CaCO3 को किस नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है लाइम स्टोन, चूना पत्थर कहलाता है। ये जो रहता है ये क्विक लाइम कहलाता है, क्विक लाइम, अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखें
एक बड़ा टूटकर दो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो रहा है, यही घटना वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इनके और उदाहरण आपको हमारे पोर्टल पर पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। सभी के कम से कम 5-5 उदाहरण वहां मौजूद रहेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया जो है, वियोजन अभिक्रिया में क्या मिला हमें? एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में टूट रहा है, यह वियोजन अभिक्रिया हुआ। अगला जो है हम बात करते हैं वो इस प्रकार से, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? यह सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया करने के दर या एक्टिविटी सीरीज हम कह सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर है इसका जो सिद्धांत है। अर्थात मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके अणु से विस्थापित कर देता है। इसका तात्पर्य, इसका यदि साधारण से हम बात लिखना चाहेंगे, जैसे ए बी को हमने सी से रिएक्ट किया तो यह बन जाएगा ए सी प्लस बी। इस तरीके से आपने देखा, या ऐसा लिख सकते हैं इसको सी बी प्लस ए, ऐसा लिख दें। देखिए ए जो है बी के साथ क्रिया करके एक कंपाउंड बनाया है ए बी। सी को एक कंपोनेंट आता है, सी को एक परमाणु आता है जिसकी अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी जो है वो ए की तुलना में ज़्यादा है। तो सी जो ज़्यादा ताकतवर है अभिक्रिया के मामले में, वो ए को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो यहाँ देखिए सी ने ए का जगह ले लिया और ए को उसके स्थान से हटा दिया। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होते हैं ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर आधारित होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आधारित है। और इसका एक ही सिद्धांत रहता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से या उसके लवण से या उसके परमाणु से विस्थापित कर देता है। इसके लिए जब उदाहरण की हम बात करते हैं इस विस्थापन अभिक्रिया के लिए, तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए जो उदाहरण है वो उदाहरण किस तरीके से होगा? एग्जाम्पल मैंने लिया कि जैसे कि जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट में हमने आयरन को क्या किया? रिएक्ट कर दिया। बात को ध्यान देंगे, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन को रिएक्ट कराया तो क्या होगा? चूंकि आयरन जो है लोहा, ये कॉपर से अभिक्रिया में ज़्यादा तेज है, अर्थात कॉपर की तुलना में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। या इसकी अभिक्रिया करने की दर या अभिक्रिया करने की जो कोटि है, या ये कहें कि अभिक्रिया करने की जो ताकत है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये अभिक्रिया तो करेगा, ये आयरन इस कॉपर को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करेगा तो ये बन गया आयरन सल्फेट। जो पहले कॉपर सल्फेट था वो हो गया आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट हुआ और कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ये कॉपर आपका बाहर निकल गया। तो देखें ये जो है ये कैसा अभिक्रिया हुआ? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आयरन ने केवल कॉपर को उसके स्थान से हटाया है, कॉपर सल्फेट की जगह में आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर जो है वो विस्थापित होकर बाहर निकल गया। तो ये जो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का जो सिद्धांत होता है, इसका सिद्धांत केवल और केवल, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका सिद्धांत अभिक्रिया श्रेणी के ऊपर आधारित है। अभिक्रिया श्रेणी के ऊपर आधारित है। अब आप देखेंगे कि अभिक्रिया श्रेणी जो होता है वो किस प्रकार से होता है। अभिक्रिया श्रेणी को आपको याद भी करना पड़ेगा। अभिक्रिया श्रेणी को के आधार पर ही हम इस प्रकार के रिएक्शन के घटित होने या ना होने के बारे में हम चर्चा करते हैं। चूंकि अभिक्रिया श्रेणी को अभी मैं यहाँ लिखूंगा एक और रिएक्शन को बताने के बाद। विस्थापन अभिक्रिया था। चौथा जो होता है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? ऊपर की इन चीज़ों को मैं रफ कर रहा हूं जिसे आप संभवतः लिख चुके होंगे।
द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, AB प्लस CD रिएक्शन करते हैं तो ये हो जाता है CB प्लस AD। अर्थात देखो C ने A को डिस्प्लेस किया और A ने C को डिस्प्लेस किया। दो चीजें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन ही हमारे क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। वेरी इजी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए। एक छोटे से हम अभिक्रिया की बात करते हैं, एक छोटा सा अभिक्रिया ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया इस प्रकार से होता है कि जैसे हमने लिया कि एक अभिकारक लिया AB और एक अभिकारक लिया CD, दोनों अभिक्रिया होते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, C ने A को डिस्प्लेस किया और A ने C को डिस्प्लेस किया। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया जो अभिक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है, उस सीरीज के ऊपर ही आधारित होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का, सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोक्लोराइड, Na2S और HCl के बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो इस जगह पर सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इस कारण सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर दिया। और एक और चीज हम कह सकते हैं, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो हाइड्रोजन आकर सोडियम के स्थान ले लिया। अर्थात विस्थापन यहाँ दो बार हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सोडियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन ने सोडियम का स्थान लिया और ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरीके से। तो ये जो अभिक्रिया है ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे अभिक्रिया हैं, मगर कोई भी, चाहे विस्थापन अभिक्रिया की बात करें चाहे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें, दोनों अभिक्रिया होने के लिए सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ हम रिएक्टिविटी सीरीज को लिख रहे हैं और उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि कोई रिएक्शन जो है वो हो सकता है या कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है। रिएक्टिविटी में सबसे टॉप है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी हाई रिएक्टिविटी है। इसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, फिर हाइड्रोजन। टीन अर्थात स्टेनम, लेड अर्थात सीसा, हाइड्रोजन के नीचे आता है फिर आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसके नीचे है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम लिस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड भी लिस्ट रिएक्टिव है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते, इसी कारण इनके ऑक्साइड सामान्यतः निर्मित नहीं होते हैं और वो चमक भी बने रहती है हमेशा सालों साल तक। तो सिल्वर और गोल्ड इन दोनों का ज्वेलरी पर्पस के लिए और प्लेटिनम का भी ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज होता है। अब इसमें देखिए रिएक्शन जो होते हैं किस प्रकार से आते हैं। जैसे कि देखें सोडियम सल्फाइड का HCl के साथ रिएक्शन किया गया, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है अर्थात हाइड्रोजन के क्लोराइड के साथ हो रहा है। तो सोडियम की क्रियाशीलता देखिए और हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देखिए। तो सोडियम ने इसीलिए क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इसी प्रकार से यदि हम केवल विस्थापन अभिक्रिया की हम बात करते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ ये कॉपर है और इस जगह पर ये आयरन की हमने बात किया या जिंक की बात किया। जैसे कि देखिए एक अभिक्रिया हमने लिखा ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या ये अभिक्रिया घटित होगी? तो देखिए जिंक जो है कॉपर की तुलना में अत्यधिक रिएक्टिव है, इसके कारण कॉपर जिंक को अपने स्थान से विस्थापित नहीं कर पाएगी। ऐसे देखने में तो हमको ये जरूर लगेगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। हो सकता है प्रश्न में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके ऑप्शन में ऐसे भी दिया जा सकता है ये CuSO4 हो गया प्लस जिंक बाहर निकल गया, मगर क्या ये वास्तव में इस प्रकार की चीजें हो सकती है? ऐसी चीजें नहीं होती। मतलब ये जो है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो जिंक जो ज्यादा रिएक्टिव हो उसको अपने स्थान से डिस्प्लेस
नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन या द्विविस्थापन हो, दोनों अभिक्रिया पर हमें अभिक्रिया जो श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी है, इस श्रेणी का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसको जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक हम कोई ये इस प्रकार का रिएक्शन, विस्थापन और द्विविस्थापन रिएक्शन जो है वो सही है या नहीं, हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे या हम उसके बारे में सही तरीके से जजमेंट नहीं निकाल पाएंगे। मगर अब एक छोटा सा बात यहाँ आता है पुनः कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 तरीकों को हमने देखा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने चर्चा किया। एक और रिएक्शन होता है उपापचय अभिक्रिया, अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो 5वें प्रकार की जो अभिक्रिया है सिलेबस में, उस 5वें प्रकार की अभिक्रिया को हम एक पूरे क्लास लेकर उसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार से बहुत छोटे से उदाहरण से उसको समझ पाना संभव नहीं है। केवल रेडॉक्स रिएक्शन का हम सिर्फ इस नाम को जान लेते हैं कि अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। तो जो 5वां प्रकार होता है, ये 5वां प्रकार जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स, RE से रिडक्शन, RED से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन। अपचयन उपचयन जो अभिक्रिया होते हैं उसके बारे में। तो इस रिएक्शन के लिए हम एक सेपरेट 20 से 25 मिनट के आधे घंटे की हम क्लास करेंगे इस वीडियो के बाद में। तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार हुए, 5 प्रकार में से 4 प्रकार को हमने उदाहरण से ही देखा और 5वें प्रकार को हमने अगले क्लास के लिए लिमिट किया, छोड़ा हुआ है। मगर अब ये बात आती है, जब आप किसी सॉल्यूशन को देखेंगे, मान लें कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन की हमने बात किया, या HCl सॉल्यूशन की बात किया, या H2SO4 सॉल्यूशन की हमने बात किया। ये एसिड है, ये भी एसिड है, मगर ये सॉल्ट है। जब इसका जलीय विलयन आप देखेंगे ना, तो ये तीनों के तीनों आपको एक समान दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। हो सकता है इसमें कोई और दूसरा चीज आपने क्या किया, अभिकारक इनके साथ डाल दिया रिएक्शन होने के लिए, मगर कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटित हो गई है? हम किसी चीज को देखकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता सकते कि रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटित हुई है। तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं उन रिएक्शन से, जो इंडिकेशंस हमें बताते हैं कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया जैसी घटना घट रही है। तो अगला जो टॉपिक है वो है कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटित हुई है। तो अगला हेडिंग आप इसी का रखेंगे, इंडिकेटर्स फॉर केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन जैसी घटना घट रही है, उस चीज़ को आप कैसे पता कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें बता रहे हैं? वो इंडिकेटर्स, पहला जो है, पहला इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं। पहला जो इंडिकेटर है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस अर्थात देखेंगे ये सब विषमांगी माध्यम के लिए है। इवोल्यूशन मतलब बाहर निकलना गैस का, अर्थात दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया किए और प्रोडक्ट में जब गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है तब हमें पता चलता है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया जैसी घटना घटित हो चुकी है। उदाहरण है कि जैसे देखेंगे हम, कोई हमने एक रिएक्शन लिया, मान लेते हैं HCl एक हमने एसिड लिया और इसे हमने क्या किया, इस HCl का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक ग्रेन्यूल्स जिसे हम कहते हैं, हमने उसे डाल दिया। हम क्या देखेंगे इस अभिक्रिया में कि HCl में जिंक मिलाने पर यह अभिक्रिया किस प्रकार से होगी कि जिंक HCl को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी देख गया, ये बन जाएगा आपके पास ZnCl2 और प्लस ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है और ये बुलबुले के रूप में टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलते हुए दिखाई देगा हमें। लिक्विड के बीच से, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में पूरे ऐसे लिक्विड भरे हुए हैं। ये जो लिक्विड है
ये लिक्विड आपका HCl का है, और इस HCl लिक्विड के बीच में हमने इस प्रकार के जिंक के ग्रेन्यूल्स को क्या किया, डाल दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे ग्रेन्यूल्स डालते हैं, इसमें से छोटे छोटे जो है बुलबुले के रूप में यहाँ से बाहर निकलना चालू होगा। ये छोटा छोटा जो बुलबुला है, ये बुलबुला ही गैस है, और ये गैस निकल रहा है। ये गैस निकलता हुआ चीज़ ही हमें इस बात को बताता है कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया घटित हो गई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को तो हम नहीं देख सकते, मगर उस अभिक्रिया के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होंगे हम उन प्रभाव को देख सकते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एक उदाहरण हो गया, जिसमें से गैस निकलने पर हमें पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटित हो गई है। दूसरा जो है चेंज इन कलर, दूसरा जो इसका टाइप होता है वो है चेंज इन कलर, अर्थात रंग में परिवर्तन। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिन केमिकल्स के अपने अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं और उनमें रंगों में परिवर्तन आता है। तो रंग में परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है? उदाहरण लिया हमने कॉपर सल्फेट, एक सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट जो होता है कॉपर सल्फेट .7H2O, तो ये जो रहता है ये नीला रंग होता है, ब्लू कलर का होता है, नीला रंग है। इसमें जब हमने आयरन को अभिक्रिया कराया, आयरन को अभिक्रिया के फलस्वरूप हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट AfeSO4.5H2O, और यहाँ कॉपर जो है फ्री निकल जाता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नीला रंग था, कुछ समय के पश्चात वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है, और ये जो होता है ये हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का, अर्थात रंग में परिवर्तन हुआ। पहले ये जो सॉल्यूशन था नीले रंग का था, लोहे का कील उसमें हमने डुबा दिया, एक दिन के लिए छोड़ दिया। एक दिन के बाद पश्चात आकर हम देखते हैं लोहे का कील के ऊपर लाल रंग का परत चढ़ चुका है, अर्थात कॉपर का लेयर जम चुका है, और उसमें से जितना भी आयरन या लोहा बाहर निकला वो आयरन सल्फेट बना लिया और हरे रंग का कलर आ गया। तो रंग में परिवर्तन जो है ये किसको बताता है? हमारा चेंज इन कलर को बता रहा है, चेंज इन कलर के बारे में हमको इन्फॉर्म करता है। यही तीसरा जो चीज़ है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अर्थात तापमान में परिवर्तन जो होता है, ये भी हमें रासायनिक अभिक्रिया घटित हो चुके हैं इस बात को बताता है। कैसे पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया घटित हो गई है? उदाहरण लेते हैं हमने CaO लिया, क्विक लाइम अनबुझा चुना, इसको जब हमने जल के साथ अभिक्रिया कर दिया H2O के साथ में, तो ये फॉर्म क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। बुझा चुना, इसका जो इसके पानी का कलर रहता है वो मिल्की कलर का होता है, मिल्की सॉल्यूशन रहता है। अब ये देखेंगे हम कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम ने जब वाटर के साथ रिएक्शन किया, पानी के साथ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, और प्लस इसके साथ में बहुत सी ऊर्जा ये जनरेट करता है। ये ऊर्जा जो रहता है ये ऊष्मा के रूप में होता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत अत्यधिक मात्रा में ताप बाहर निकलते हैं, निर्गमन होता है ताप का, और वो ताप की मात्रा इतनी होती है कि उसमें मौजूद पानी को वो वाष्प बनाकर वेपोराइज करके उसको वाष्प के रूप में बाहर निकालता है। तो हमने यहाँ देखा कैल्शियम ऑक्साइड देखेंगे ये भी सफ़ेद दिखाई देगा, पानी देखेंगे इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन है। दोनों को मिलाने के बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो उसमें भी नीचे में सफ़ेद रंग का सॉलिड चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ हमें एक चीज़ है पानी भी उसके ऊपर में रहेगा। मगर अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए उसके उस पॉट को, उस पात्र को जब आप टच करेंगे तो बहुत हेवीली वो हीट हो चुका रहता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो गर्म हो चुका रहता है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ, जो कि ये पहले ये दोनों माध्यम ठंडे थे, अब ये माध्यम क्या हो गया आपका? गर्म हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर बता रहा है कि हाँ वहाँ रासायनिक अभिक्रिया की घटना हो चुकी है, रासायनिक अभिक्रिया घटित हो चुकी है। ये तीसरा प्रकार था हम ये पता करने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। हम इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजी बंध बनाने की बात करता है, मगर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को हम देख नहीं सकते, मगर उस आदान प्रदान के फलस्वरूप उत्पन्न
हुए जो प्रभाव हैं उन प्रभाव को हम देख सकते हैं, इसीलिए हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। जैसे यदि किसी दो चीज़ों को मिलाए, उससे गैस बाहर निकला, अर्थात वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रंग में परिवर्तन हो रहा है दो चीज़ों को मिलाने पर, तो वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और चौथा जो चीज़ होता है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। चौथा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट एक प्रकार का सॉलिड प्रोडक्ट है, ठोस। जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, कब सॉलिड प्रोडक्ट का निर्माण होना? दो अभिकारक द्रव अवस्था में है, लिक्विड पोजीशन में है, और वो दोनों रिएक्ट करके, रिएक्शन होने के फलस्वरूप, रिएक्शन होने के पश्चात कोई एक भी प्रोडक्ट यदि सॉलिड के रूप में निकला तो वो सॉलिड चीज को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत सिंपल सा एक उदाहरण है, जैसे कि लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट जो होता है, ये लेड नाइट्रेट क्या है? लिक्विड फॉर्म पे होता है। इसको जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है KNO3 और लेड आयोडाइड का निर्माण होता है, ये इस तरीके से। अब देखेंगे हम कि ये लेड जो आयोडाइड है PbI2, ये इसका निर्माण हुआ, KNO3 बना और लेड आयोडाइड का निर्माण हो रहा है। तो ये लिक्विड था, ये भी लिक्विड स्थिति में है। जब रिएक्शन फाइनल हो गया तो ये लिक्विड रहा और ये जो है हम लोगों का सॉलिड फॉर्म पे निर्माण हुआ। अर्थात दो लिक्विड को मिलाने पर दोनों लिक्विड ही रहता तो हम उसको जज नहीं कर पाते कि यहाँ कोई अभिक्रिया घटित हुई है, मगर दो लिक्विड को मिलाने पर रिजल्ट में एक लिक्विड मिल रहा है, एक सॉलिड बन रहा है, तो इस सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस प्रेसिपिटेट का निर्माण ही हमें इस बात को बताता है कि केमिकल रिएक्शन की घटना घटित हो चुकी है। ये सभी प्रकार की चीज़ों में हमने एक एक उदाहरण के ऊपर चर्चा किया है। आपको इसके PDF नोट्स में 2-2, 3-3 उदाहरण और साथ में मिलेंगे, और वो उदाहरण को याद रखना और पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी ये ऐसे ही उदाहरण सभी काम आने वाले हैं। तो ये आज का जो क्लास था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटित हो गई, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगली क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, और रेडॉक्स रिएक्शन के पश्चात हम रासायनिक अभिक्रिया की दर और उस दर से संबंधित चीज़ों को सिलेबस के ऊपर फिर आगे बढ़ना हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।